आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली निकालनी है लैब में मान लो, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ सेटअप है। अभी आप शायद नहीं पढ़े होगे, आगे चल कर पढ़ोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह का नाम सुने हो आप फिजिक्स में? यस सर। ठीक है, तब आपको याद होगा सेटअप कुछ ऐसा होता है। ये एक रेजिस्टेंस, पता नहीं। नाम सुने हैं ना? यस। कोई बात नहीं, वो आशीष सर अरेंज करेंगे, जब पढ़ाएंगे ना तब हो जाएगा क्लियर। ऐसा होता है, चार हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पर हमने कोई एक गैल्वेनोमीटर या कोई भी एक डिवाइस लगा रखा है जिससे पता चले कि करंट का फ्लो हो रहा है। याद रखिएगा, हम इसमें दो स्टेप में काम करते हैं। पहला स्टेप का जो टारगेट होता है, स्टेप्स में कैसे काम करें उसको छोड़ दिए। पहले स्टेप का जो मोटिव होता है वो होता है सेल कांस्टेंट निकालना, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। हाँ। ठीक है, मान लीजिए हमारे लिए R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लेके आएंगे जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से मालूम हो। यानी स्टेप नंबर 1 में वी विल यूज अ सॉल्यूशन व्हिच कंडक्टिविटी इज नोन, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से क्या होगी, पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड को यूज करेंगे, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए हमारा कंडक्टिविटी सेल हो गया और इसके अंदर हमारा क्या है, KCl। ठीक है, अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा दिख रहा है ना, इसका एक खास बात होता है कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू इसके अपॉन इसके की वैल्यू, अच्छा ये जो रेजिस्टेंस होगा KCl का होगा, इलेक्ट्रोलाइट वाला, हाँ। तो वो R KCl अपॉन R3 के इक्वल होगा। बेसिकली ये इसके अपॉन और ये इसके अपॉन, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में R1 R2 R3 की वैल्यू हमें पहले से पता होता है, वो दिया रहता है डिवाइस पर। तो देखो R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, तो क्या हम यहाँ से R KCl निकाल सकते हैं? कितना आएगा? यस सर। R1 इंटू R3 अपॉन R2। चेक करें, यस। क्रॉस हाँ। मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्योंकि ये तीनों वैल्यू हमें पहले से मालूम होता है, तो हम इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, KCl का R। यस सर। अब अगर मुझे रेजिस्टेंस मिल गया है तो क्या मैं यहाँ से कंडक्टेंस निकाल सकता हूँ? हाँ। कंडक्टेंस क्या आता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स, यानी कि 1 अपॉन R। यस। अगर मुझे R KCl निकाल पता है तो क्या हम G KCl को लिख लेंगे 1 अपॉन R KCl। हाँ। अब अगर मुझे ये वैल्यू मालूम है तो क्या 1 अपॉन वाली वैल्यू हम सॉल्व कर पाएंगे? हाँ। और वहाँ से हमें क्या मिल गया, इसका कंडक्टेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ हमें दूसरे के लिए निकालना था, अभी हम दूसरे के लिए निकाल रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल सॉल्यूशन को यूज करेंगे। कंडक्टेंस आ गया। अब मुझे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, K इक्वल टू GL अपॉन A। कंडक्टिविटी इक्वल कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। क्या इस बार मुझे ये मालूम है? यस सर। देखो अभी यहाँ निकाले हम लोग ये वाला, क्या मैंने जो सॉल्यूशन यूज किया उसका कंडक्टिविटी पहले से मालूम था? हाँ। तो क्या हम यहाँ से L अपॉन A की वैल्यू निकाल लेंगे? यस सर। और वो कितना आ जाएगा, सेल कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव यही होता है कि हमें वहाँ से क्या निकालना है, उसका सेल कांस्टेंट। सर जब हाँ जब हम L अपॉन A निकालेंगे हाँ उसको कोई वेरिएबल मान लेंगे। हाँ, एक सिंगल वेरिएबल L अपॉन A ही लिखेंगे।
नहीं नहीं हम इसको पूरा एल अपॉन ए को एक ही यूनिट मानेंगे। हम इसको एल अपॉन ए नहीं बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोला करेंगे, सेल कांस्टेंट। और हम इसको कैसे यूज करेंगे मैं बता रहा हूँ। अब मुझे जो सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालना था उसको वापस से स्टेप नंबर 2 में हम आ गए, फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाएंगे। सेटअप लगाने का वही होगा, बस चेंज क्या होंगे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स। इस बार हम वो इलेक्ट्रोलाइट लगाएंगे जिसका हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा। इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन जिसका हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। इसको मैं फिर से बोल देता हूँ R1 R2 R3। ये R इलेक्ट्रोलाइट को मैं R ही बोल सकता हूँ, जरूरी नहीं है आप R1 R2 R3 R4 भी बोल सकते हो, बस वो आपको याद आना चाहिए। तो बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू RE अपॉन R3। यस सर। पिछले वाले में कंडीशन था कि ये जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे थे उसका कंडक्टिविटी मालूम था, याद है। इस बार जो सॉल्यूशन हम यूज करेंगे उसकी मोलैरिटी हमें मालूम होगी, ठीक है। चलो यहाँ से मैं क्या सॉल्व करके निकालूंगा, RE यस R1 R3 अपॉन R2, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पहले से पता होता है तो हम सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो अगर RE मालूम है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कंडक्टेंस 1 अपॉन RE कर देंगे। यस चलो हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 K अपॉन M या फिर K अपॉन 1000 M। ये तब 100 यूज करते हैं, हाँ ये तब यूज करते हैं जब सेंटीमीटर क्यूब में डेटा होगा, और ये तब यूज करते हैं जब मीटर क्यूब में डेटा होगा। याद आया, यस ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये वाला ही हम यूज कर रहे हैं, तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, ए और एन। K और M। क्या मेरे सोल्यूशन का मोलैरिटी मुझे पहले से मालूम है, हाँ यानी मुझे क्या चाहिए अब उसके लिए, K का फॉर्मूला क्या होता है, GL अपॉन A। क्या सेल वही है, तो आंसर इज यस। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू जो पीछे निकाले थे उसको यूज करेंगे। अब क्या चाहिए, G। ध्यान से देखिए तो G हमने निकाल रखा है। क्या इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ अब ये मालूम चल गया, ये मालूम चल गया, तो हम यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो तरीका था कैसा था, एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग किए हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। एक बार फिर से सुने, ये पूरा 2 हिस्से में हमारा काम बटा हुआ है। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है A और आपसे कहा गया है इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालो आप, इसकी मोलैरिटी आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप इसको यूज नहीं करोगे, आप अपने मन से कोई एक सॉल्यूशन लेके आओगे, अपने मन से। मान लो वो सॉल्यूशन आपके पास B है, लेकिन जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी कंडक्टिविटी आपको पहले से क्या होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो पार्ट 1 में हम क्या करते हैं, यहाँ से सेल कांस्टेंट निकालते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या था, K इजक्वल टू, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ GL अपॉन A। यस सर। क्योंकि मुझे L अपॉन A निकालना है तो K और G पहले से मालूम होना चाहिए। हाँ क्या मुझे K पहले से मालूम है, यस सर। ठीक है। क्या मुझे अब G चाहिए, G का फॉर्मूला हाँ। हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन R। यस सर। यानी G निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, R। और R निकालने का आसान तरीका क्या था, हम ब्रिज बना ले, व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा, इसको मैंने बोल दिया, मान लो RA RB RC, और इसको मान ले हम RD मान लेते हैं, जिसका हमें निकालना है। फिर अपना हम यहाँ पे सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। मान लो मेरा सॉल्यूशन कौन सा था, D।
यहाँ से आर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए आर सी अपन आर बी। हम्म, अब क्योंकि आर डी मिल गया, क्या हम जी डी निकाल लेंगे? उसका उल्टा कर दो। हाँ, उल्टा कर देंगे। और अगर जी डी मिल गया तो हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से एल अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है, के अपॉन जी। यस सर, क्या के डी हमें पहले से मालूम था? यस सर, क्या जी डी हम अभी निकाल लिए हैं? हाँ, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो एल अपॉन ए की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, मालूम चल जाएगी। अब हम स्टेप नंबर 2 में जो सॉल्यूशन दिया था उसको यूज करेंगे, यानी कि इस बार हम डी की जगह पे किसको यूज कर लेंगे, ए को। क्या हम यहाँ से आर ए का फॉर्मूला बना देंगे? यस सर, आर ए के बाद क्या निकाल लेंगे, जी ए। हाँ, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे के इक्वल टू जी एल अपॉन ए। हाँ, हाँ, तो ये जी ए हमें मालूम है, यस सर, एल अपॉन ए अभी निकाले हैं। हाँ, क्या यहाँ से के ए आ जाएगा? यस सर, और मोलर कन्वर्टिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 के अपॉन एम। हाँ, क्या इस बार के मालूम है? हाँ, जो सॉल्यूशन होगा उसका मोलरिटी हमें पहले से दिया रहेगा, यस सर। तो यहाँ से मोलर कन्वर्टिटी आ जाएगा। हाँ बोलिए, अब कुछ कह रहे थे आप? क्वेश्चन पढ़ लिए? हाँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेरे पास 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन है, उसका रेजिस्टेंस दिया है आपको, आर केसीएल दिया हुआ है, कितना, 300 ओम। आगे क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या हम उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं, हाँ, यानी कि आपको के केसीएल दिया हुआ है 1.29 इंटू 10⁻⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स के नाम से जानते हैं। कह रहा अगर हम सेम सेल को वापस से यूज करें, अगर सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी, अलग अलग होगी, सेम, सेम होगी। यानी कि मुझे पहला स्टेप क्या करना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। यस सर, आया समझ में? चलो फटाफट वही करके दिखाओ। एल अपॉन ए की वैल्यू निकालो। यहाँ से आपने सॉल्व किया था, वो क्या मिल गया, एल अपॉन ए की वैल्यू 3.87। मुझसे क्या पूछा है, मोलर कनेक्टिविटी। हाँ, बताया लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या बनेगा। अच्छा, कौन सा वाला यूज करेंगे, 1000 के अपॉन एम कि के अपॉन 1000 हाँ, एम? यही वाला, क्या सेंटीमीटर में दिया है? यस सर, तो 1000 के अपॉन एम। अब देखो, क्या एम मालूम है, मोलरिटी दिया है क्वेश्चन में, हाँ, 0.1, दिया है ना, ये निकालना हमें। क्या के निकालना पड़ेगा पहले, के का फॉर्मूला क्या होता है, जी एल अपॉन ए। हाँ, देखो क्या ये अभी निकाल के आए हम लोग, अब क्या निकालना पड़ेगा, जी का जी, फॉर्मूला क्या होता है, 1/r। यस सर, क्या 1/r, बेसिकली आर की वैल्यू दिया है क्या आपको? आर के स्केल क्यों दिया है? नहीं, केसीएल नहीं, हमें तो एनएसीएल को निकालना है ना अब। हाँ देखो दिया है 387, निकाल पाओगे आप? यस सर, चलो कंप्लीट करो, देखो क्या आ रहा है। सब सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यस सर, अब मुझे लगता है आपको टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। हाँ, अब कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं ना, तो उस समय जो हम लाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वो हम यूज करते हैं एसी। आपको इतना तो आइडिया है ही कि जितने भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो या तो एसी होता है या तो डीसी होता है। यस सर, और अगर आपको ये भी याद होगा तो हमने पढ़ा था, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हम उसमें क्या यूज कर रहे थे, डीसी, डीसी। क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारा रिएक्शन बार बार रिवर्स ना हो। हाँ,
क्योंकि अगर एसी होगा तो क्या वो प्लस माइनस बार बार चेंज होगा, पोलैरिटी बार बार चेंज होगी। यस सर, कैथोड एनोड बदलता है। हाँ, कैथोड एनोड बदलता रहेगा तो रिएक्शन भी उल्टा होने लगेगा बार बार। हाँ लेकिन इस बार हम सिर्फ एसी यूज करेंगे। अब सवाल आता है ऐसा क्यों भाई, वहाँ तो डीसी कर रहे थे, यहाँ एसी क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर जिसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो कि ना हो। वो नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस हम थोड़ी चाहते हैं, हम तो बस मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं ना। अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, मान लो हमारा ये सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा तो क्या इसका कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन से अलग अलग बनेंगे? हाँ मान लो इसके अंदर है NaCl एक्वस। अगर मैंने NaCl लिया है तो जैसे इसका इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा, क्या मुझे एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलने लगेगा? हाँ अब जो क्लोरीन गैस बनेगा वो यहाँ तो पड़ा नहीं रहेगा, क्या वो बाहर जाने लगेगा? यस सर। या फिर ज़्यादा हम करेंगे तो कंटेनर को लॉक कर देंगे। और अगर कंटेनर को लॉक किए तो क्या ये क्लोरीन गैस बीच में इकट्ठा होने लगेगा? यस सर। आप एक बात बताओ, जो हमारा एयर है, एयर जानते हो ना, हाँ वो कैसा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर? सर, ये नहीं सोचो आप। बैठ कर। बैड कंडक्टर होगा। अगर गुड कंडक्टर होता तो आपने देखा हो ना, कई बार खेतों से हाई ट्रांसमिशन की जो तारें जाती हैं बिजली वाली, क्या वो पूरा ओपन होती हैं? यस सर। वो जो बड़े बड़े टावर्स पे लेके जाते हैं ना तार, वो इंसुलेटेड नहीं होता, वो खुला रहता है। हाँ अगर सच में कंडक्टर होता तो क्या उससे कांटेक्ट में एयर है? यस सर। और एयर तो हमारे में भी कांटेक्ट में है, तो क्या हमें भी करंट लग सकता था? यस सर। जो कि नहीं होता। इसका मतलब एयर इज द गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? बैठ कंडक्टर। बैड कंडक्टर। अगर बीच में क्लोरीन गैस भर जाएगी तो वो गुड कंडक्टर होगा कि बैड कंडक्टर? बैठ। बैड कंडक्टर। अगर बैड कंडक्टर है तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? रेजिस्टेंस पड़ेगा, कम हो जाएगा। क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब बताओ, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या कंडक्टेंस कम हो जाएगा? हाँ कंडक्टेंस कम होगा तो क्या कंडक्टिविटी कम हो जाएगी? यस सर। और अगर कंडक्टिविटी कम हुई तो क्या मोलर कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी? अब मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, देखिए, R इक्वल टू 1/G। यस सर। R बढ़ा तो G कम हो गया क्योंकि इन्वर्सली है। हाँ G इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? नहीं, कंडक्टिविटी ना, K इक्वल टू GL/A। हाँ क्योंकि कंडक्टेंस कम हुआ है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, यस सर। क्योंकि ये डायरेक्टली है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? 1000 K/m। यस सर। कंडक्टिविटी कम हुआ तो क्या मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी? हाँ बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। तो जो मोलर कंडक्टिविटी मुझे निकालना चाहिए था उतना आएगा कि उससे कम आता? अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो कम आएगा। कम आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो गैस तो बनेगी ही बनेगी, हाँ और अगर बनेगी तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ेगा, हम उसको कम भी नहीं कर सकते। हाँ, तो बढ़ेगा। क्या जो मेरा आंसर आएगा वो करेक्ट होगा कि इरर होगा? इरर होगा। इरर होगा। इसी को कम करने के लिए क्या हम चाहते हैं उसे इलेक्ट्रोलिसिस हो कि ना हो? ना हो। ना हो। और इलेक्ट्रोलिसिस अगर नहीं कराना है तो डीसी यूज करेंगे कि एसी? एसी। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये पोलैरिटी को बार बार चेंज करता है। हाँ 1 सेकेंड में 50 बार चेंज करेगा तो रिएक्शन आगे पीछे होती रहेगी, तो रिएक्शन होगा ही नहीं पूरा। सर, अब एसी में हाँ, जब करेंगे हाँ, तो होगा, लेकिन कम होगा या फिर होगा हाँ, ही कम नहीं? होगा, बहुत कम होगा। क्योंकि थोड़ी देर के लिए 1 सेकेंड में 50 बार रिएक्शन आगे जाएगी, 50 बार पीछे आ जाएगी, पोलैरिटी बार बार चेंज होता रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दूं तो मेरे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो और जल्दी जल्दी चेंज होगा पोलैरिटी तो। हाँ, तो मेरे जो हाँ, जो मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस एक्सपेरिमेंट के लिए वो अच्छा है कि बुरा है? सर, बुरा है ना। नहीं बच्चा, अच्छा है ना। अगर फ्रीक्वेंसी को मान लो मैं 5 कर दूं, इसका मतलब पोलैरिटी 1 सेकेंड में सिर्फ कितनी बार चेंज होगा?
5 बार, तो क्या टाइम Yes, बढ़ सही। गया? तो Yes, रिएक्शन sir। ज़्यादा आगे जाएगी, ज़्यादा पीछे आएगी? मतलब पीछे जाएगा। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि रिएक्शन आगे ही ना बढ़े। तो उसके लिए क्या मुझे फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 500 हर्ट्ज कर दूं तो बोलो अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा हो। हाँ, तो जो हम एसी यूज करते हैं ना, वो नॉर्मल एसी नहीं यूज करते। उसकी जो फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं, कितना रखते हैं? 500 हर्ट्ज 500। से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। बोलो समझ में आ गया बात? यस सर। हाँ, यही रीजन है कि हम क्या करते हैं वहाँ पर एसी यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि इलेक्ट्रोलिसिस हो। अगर हम चाहते कि इलेक्ट्रोलिसिस हो तब एसी यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते फिर? डीसी यूज करते। इलेक्ट्रोलिसिस हो तो डीसी। हाँ, तब डीसी यूज करते हैं। समझ में आया? एक यस नोट सर। पॉइंट और है। अगर हाई कंडक्टेंस हो गया है, मतलब कंडक्टेंस जो हमें चाहिए उससे ज़्यादा हो चुका है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनको पास पास रखना चाहिए कि उनको दूर कर देना चाहिए? मतलब अगर मान लो मुझे कंडक्टेंस चाहिए था 4 यूनिट और एक्सपेरिमेंटली मुझे मिल रहा था 20 यूनिट, तो क्या मुझे कंडक्टेंस को कम करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा करने की ज़रूरत है? ज़्यादा करने को। नहीं बच्चे, मुझे 4 चाहिए था, 20 मिल रहा है, तो मुझे कम अच्छा। करना पड़ेगा ना। हाँ, 4 चाहिए था हाँ, कम। 4 चाहिए था, 20 मिल रहा है, कम करना पड़ेगा। हाँ। अब एक बात बताओ, कंडक्टेंस को हम कम कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस को बढ़ा के घटा के? रेजिस्टेंस को बढ़ाकर कम करेंगे। रेजिस्टेंस को बढ़ा के। अगर मैं इलेक्ट्रोड्स को दूर दूर करूं तो उनके बीच का रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अगर मुझे कंडक्टेंस ज़्यादा है और कम करना है तो मैं इलेक्ट्रोड्स को पास पास रखूंगा दूर दूर? रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो। हाँ, मुझे कंडक्टेंस कम करना है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना है। हाँ, कंडक्टेंस बढ़ाना है तो। नहीं बाबा, कंडक्टेंस ज़्यादा है, कंडक्टेंस को कम करना है। अच्छा, कम करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तो हाँ, दूर दूर रखना। दूर दूर रखेंगे। और मान लो कंडक्टेंस जो मुझे चाहिए था वो वैल्यू जो है वो कम है, यानी कि इसमें कंडक्टेंस को बढ़ाना है, क्या करूँगा? कंडक्टेंस को पास में रहेंगे। समझ में आ गया? यस सर। सर जो कंडक्टर बना है वो एनोड और कैथोड है ना। हाँ। चले, अगला हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी टर्म्स का लास्ट टॉपिक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा तो इससे मिलता जुलता हम लोग कुछ पढ़े थे। मोलर कंडक्टिविटी। वेरी गुड, एकदम सही है। तो मोलर कंडक्टिविटी में ये लैम्डा एम था, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा? लैम्डा इज। हाँ, अगर आपको याद होगा तो मैं उसका डेफिनेशन पढ़ा था। इट कैन बी डिफाइंड एज, मैं मोलर का लिख रहा हूँ, इट कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte in a given volume of the solution। याद करो, ऐसा कोई डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग? हाँ। ये किसका डेफिनेशन है? मोलर कंडक्टिविटी का। हाँ, मुझे किसका चाहिए? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो इसमें क्या करना होगा मुझे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जगह पर क्या मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा? हाँ। देख लो, और कोई चेंजेस तो जरूरत है नहीं। यानी कि किसी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डालूं तो उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। और अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालूं तो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। आपने एक चीज़ और पढ़ रखा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का
कंडक्टेंस की बात करें, क्या हम उसी को कंडक्टिविटी कहते हैं? हाँ क्योंकि हमने पढ़ा था K इक्वल टू जी एल अपॉन ए। अगर L Yes, और A की वैल्यू 1 कर दे तो क्या K इक्वल टू जी हो जाता था? हाँ याद आ गया है? यस सर। अगर मेरे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो बताओ कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वीके। वी के। यस सर। ठीक है, अब मुझे इसको क्या लेके आना है यहाँ पर? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि नॉर्मेलिटी। जब हमें मोल्स लेके आना था तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था? मोलैरिटी। Molarity। अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए तो हम क्या डिफाइन करेंगे? नंबर नॉर्मेलिटी। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बता दूं आपको। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ क्या था? मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सर, नॉर्मलिटी नहीं। नहीं, आप गेस करो। मोलैरिटी था तो नंबर ऑफ मोल्स है, नॉर्मेलिटी है तो क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वही रहेगा। यस सर। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए होता है जनरली? सेंटीमीटर में कि सेंटीमीटर क्यूब में कि मीटर क्यूब में? सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि मिलीलीटर के लीटर। सेंटीमीटर है। हाँ, तो मिलीलीटर की लीटर। मिलीलीटर। मिलीलीटर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इंटू 1000 अपॉन V3 इंटू सेंटीमीटर क्यूब? हाँ क्योंकि लीटर था तो मिलीलीटर बना दिए। चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ से V का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, यहाँ से V का फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन एन। N। बोलो कोई दिक्कत? हाँ 1000। हाँ 1000। अच्छा हाँ, 1000 भी छूट गया ना, सॉरी ऊपर। बोलो अभी ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये हो गया। लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आया था? V के। यस सर। तो बताओ V की वैल्यू कितनी आई है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इंटू 1000 अपॉन N। यस सर। ये फॉर्मूला बन गया किसका? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। अब मैं आपको याद कराता हूँ याद कैसे रखना है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बना था? 1000 के अपॉन एन। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए ना तो बस ये हो जाएगा 1000 K अपॉन N। देखो एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? देखो कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे K छूटा हुआ है। हाँ और दूसरी चीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना लेते हैं? 0.1। नहीं बच्चे, 1 ना। देखो फॉर्मूला में डेफिनेशन में क्या पढ़े थे? जी सर, 1 होगा। 1 होगा ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। नहीं 1 मोलर था। हाँ, उसमें 1 मोलर था, नहीं बेसिकली 1 मोल था, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जैसे आप इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू 1000 इंटू K हो जाएगा। यस सर। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1000 K अपॉन N। हाँ इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका काम, मेरा काम तो सिखाना, मैंने सिखा दिया। याद रखना बहुत आसान है। आपको ये याद है ना, यस सर। जब मोलर है तो मोलैरिटी, और जब इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है, आप उसको याद रखो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या फॉर्मूला है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इसको याद कैसे रखोगे? बाय द नेम नमन। एन से नॉर्मेलिटी, एम से मोलैरिटी, और इस एन से एन फैक्टर। याद रह जाएगा।
अब मैं चाहता हूँ ना कि मेरा जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी, इनके बीच में एक रिलेशन बन जाए। चलो अगला टॉपिक हमारा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। बताओ, अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था, ऑब्जेक्ट की अपॉन एन। एन। क्या मुझे पता है एन की वैल्यू? बोलो फटाफट, क्या होती है? ऑब्जेक्ट की अपॉन मोलैरिटी इंटू। एन फैक्टर। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ हिस्सों को सर्कल करूंगा, इसको कहीं देखे हो आप? सर तो मोलर कंडक्टिविटी। वेरी गुड। सबको हटा के हम क्या ले सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। यस सर। ये बन गया रिलेशन। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर अगर मैं वो मीटर क्यूब वाला यूज करूं तब, जिसमें 1000 नीचे आता है? हाँ। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। तो वो कितना था, के अपॉन 1000 एम। यस सर। इस बार एन हो जाएगा, इक्विवेलेंट है तो यही होगा ना। यस सर। के अपॉन 1000 का वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू क्या हो गई, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हाँ। देखो ध्यान से, ये फिर से क्या मिल गया आपको, उसका उल्टा होगा मोलर कंडक्टिविटी। अपॉन एन फैक्टर। ध्यान से देखो तो उल्टा नहीं, सेम ही रिलेशन आ रहा है बच्चे। के अपॉन 1000, ये मीटर वाला है ना। हाँ, ये सेंटीमीटर हाँ। क्यूब वाला हो गया और ये मीटर क्यूब वाला हो गया। हाँ ठीक है। रिलेशन एकदम सेम ही सेम आएगा। यस सर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर एक आपको होमवर्क दूंगा, कल इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ तब। चलिए एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, करंट। करंट। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था जब कंडक्टर्स की टाइप, तो दो पढ़े थे, एक मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक, एक सॉलिड वाला एक लिक्विड वाला, याद आया? यस सर। उसमें मैंने पीछे एक नोट पॉइंट लिखवाया था कि ओम्स लॉ ना दोनों में वैलिड है, याद है? ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू, देखो क्या V दिया हुआ क्वेश्चन में, वेरी गुड। क्या R हमें निकालना पड़ेगा? यस सर। अगर R आ गया तो क्या I की वैल्यू आ जाएगी? हाँ। तो बताओ R कहाँ से आएगा? जी से आएगा। G से। G कहाँ से आएगा? आर से। अरे नालायक, ये क्या बात हुई, R G से आ रहा है, G R से। G कहाँ से आएगा, कंडक्टिविटी से। R ही तो नहीं मालूम है ना हमें, कंडक्टिविटी से। क्या कंडक्टिविटी मालूम है? हाँ। देखो कहीं दिया है कंडक्टिविटी? नहीं दिया है। नहीं दिया सर। चलो अब क्या निकालना पड़ेगा, अभी ध्यान से देखना। ओके, जी निकालना है ना। हाँ। इसके लिए के एल और ए चाहिए। एल दिया है कि नहीं? एल और ए दिया है। दिया है ना, मतलब क्या निकालना पड़ेगा अब, के। अब बताओ के कहाँ से आएगा? जी एल बाई ए होता है। तो जी भी तो नहीं मालूम है। देखो यस सर। ये दिया है ना हमें, यस सर दिया है। देखो क्या मोलैरिटी भी दे रखा है। इसमें मोलैरिटी 2 दिया है ना, 0.05 दिया है, और इसमें 2 केस है ना मोलैरिटी का। कहाँ बच्चा, हाँ दोनों सेम ही है, 0.05। सेम ही है ना। तो देखो मोलैरिटी पता है,
मोलर कनेक्टिविटी भी पता है, देखो दिया है। यस सर 195। क्या हम यहाँ से के निकाल लेंगे? हाँ के से क्या निकालेंगे? जी जी से क्या निकालेंगे? आर। और उसके बाद वी इक्वल टू आई आर कर देंगे। आया समझ में? यस सर। चलो एक चीज ध्यान रखना, यूनिट। आप देखो आपको लैम्डा एम की यूनिट क्या दी हुई है? लैम्डा अरे मोलर कनेक्टिविटी की यूनिट क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया है। सेंटीमीटर में। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1000 के अपॉन एम कि के अपॉन 1000 एम? 1000 के अपन है। फटाफट करो आप। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आ जाओ ये मैं करता हूँ डिस्कस। सबसे पहले लैम्डा एम दिया है ना, फॉर्मूला लिखो 1000 के अपॉन एम। बोलो लैम्डा एम कितना दिया है? 195। हाँ 1000 के हमें निकालना है एम। एम की वैल्यू 0.05। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 195 इंटू 0.05 अपॉन 1000। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? के इक्वल टू जी एल अपॉन ए होता है, और ये वैल्यू कितना आई थी? 195 इंटू 0.05 अपॉन 1000। जी की वैल्यू में निकालनी है, ऐसे छोड़ दो। एल की वैल्यू दिया है 0.5 और 1.5, ये हो गया 0.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 195 इंटू 5। डेसिमल हटाएंगे, दोनों जीरो नीचे आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये डेसिमल और ये डेसिमल कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अब देखो, क्या मुझे मालूम है जी की वैल्यू 1 अपॉन आर होती है? यस सर। इंटू ये 3 उधर भेज दूँ हाँ तो हो जाएगा 195 इंटू 15 अपॉन यस 1 2 3 4 5, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से अगर हम आर निकालें तो आर की वैल्यू क्या हो जाए? 1 2 3 4 5 अपॉन 195 इंटू 15। यस अब चलो करते हैं। 5 3 जा 15, 20 टाइम्स 100, फिर 1 2 3, 5 से इसको भी डिवाइड करिए। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 4 1 2 3, यानी कि आर की वैल्यू आ गई है 4000 अपॉन 3। अब क्योंकि v इक्वल टू आई आर होता है, तो i इक्वल टू वी अपॉन आर। v कितना दिया है? 5 वोल्ट। हाँ ये हो गया 5 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है? 4000। क्या 3 ऊपर चला जाएगा? देख लो। यस सर। तो 5 से डिवाइड कर दें, ये कितना? 800। तो वैल्यू आ गई 3 अपॉन 800। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। 0.0037। 0.003। नहीं तो डेटा गड़बड़ है बच्चे, कहेंगे हम लोग। ये 195 का जो डिवीजन है ना, ये गलत हुआ है। कहाँ से? 5 3 15, 5 नहीं नहीं सही है, 195 है ना, सही है। तो हो गया। बोर्ड रुका है सर। बोर्ड रुका है। चलो रुको, मैं फिर से करता हूँ, छोड़ा डाल तो कितना ढूंढेंगे हम लोग। इसका आंसर आएगा 0.146। एक काम करते हैं ना, फिर से करते हैं। लैम्डा एम का फॉर्मूला 1000 के अपॉन एम। यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एम 195 इंटू मोलैरिटी Yes. 0.05। हाँ चेंज हो गया भाई, अरे 0.05 अपॉन
1000। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 195 इंटू 0.05। 25 5 42 47 5149 9.75 इंटू 10⁻³ चेक करो एक बार। सर आपका आंसर ऐसे 0.000146 ऐसे। नहीं बच्चे, सिंपल सा 0.146 है बस। कोई बात नहीं, देख लेते ना। देखो ये वैल्यू समझ में आई कि नहीं, पहले ये देखो। यस सर। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या होती है, जी एल अपॉन ए हाँ इज इक्वल टू 9.75 इंटू 10⁻³ जी हमें निकालना है। एल की वैल्यू 0.5, ए की वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू 9.75 इंटू 10⁻³ ये कटेगा 3 टाइम्स में, यस सर। तो जी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 5 15 21 22 90 27 29 इंटू 10⁻³ यानी कि हो जाएगा 2.925 इंटू 10⁻²। देखो हाँ ठीक है, अब बताओ v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यस सर। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। हाँ ठीक है, तो ये g की वैल्यू 1 अपॉन आर के इक्वल होती है। यस सर। अगर मुझे r चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2.925 इंटू 10⁻²। यस सर। ये -2 पर चला जाएगा, तो हो जाएगा 100 यस सर। अपॉन 2.925। हाँ इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व क्या करो, ऐसे छोड़ दो बस, आर की वैल्यू ऐसे छोड़ दो। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना, वी कितना है 5 और आर कितना है 100 अपॉन 2.925। तो वो 2.925 ऊपर चला जाएगा, यस सर। इससे इसको डिवाइड कर दूँ, हाँ इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर पे, देखो कितना आ रहा है। मेरे लगता है अब आ जाना चाहिए। 0.14625। बस 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 इतना ही आना चाहिए था, पीछे कुछ हम लोग से मिस्टेक हुआ रहा होगा। आप वापस से एक बार करना, सॉल्व हो जाएगा आपसे ना, ठीक है। यस सर। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो है नहीं, आप खुद से ट्राई करके आओ एक बार। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बस इसका। ओके हो गया, एक क्वेश्चन मैं और भेजूंगा आपको, आप उसे करके आओ, कल क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।